नेगेटिवली चार्ज होता है। तो फिर हम उसे बैक्टीरिया के सेल में अब कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि वो तो अभी हाइड्रोफिलिक है, माने वो वाटर में घुल जाता है, मतलब वो वाटर में ही रहता है, मतलब समझ रहे हो ना। तो फिर उसे क्या कहते हैं, सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को ट्रीट करते हैं स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन से। माने हम कुछ ही क्या कहते हैं कंसंट्रेशन डालते हैं डाइवेलेंट कैटायन की, और हमें पता है कैटायन प्लस चार्ज होता है। तो अगर हम सेल की मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन में प्लस चार्ज डाल देंगे और कहते हैं माइनस चार्ज वाला, फिर डीएनए उससे अट्रैक्ट होकर उसके अंदर आराम से घुस जाएगा, सच एज कैल्शियम। तो फिर हमारे एग्जाम्पल में डाइवेलेंट कैटायन है कैल्शियम, विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी with which DNA enters the bacterium through pores in its cell। तो फिर अब ये कैल्शियम एक्ट करता है डाइवेलेंट कैटायन जैसे। हमने ये बैक्टीरियम के सेल में लगा दिया है, जिससे क्या कहते हैं डीएनए का आसान हो जाता है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी का मतलब होता है और आसान कर देना। तो डीएनए का काम और आसान हो गया अंदर आने का, क्योंकि अब वो कैटायन से मतलब उसमें थोड़ा सा है, उस बैक्टीरिया के सेल में थोड़ा कैटायन मिला हुआ है, तो फिर प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर नेगेटिव डीएनए अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव कैटायन से, जो हमारे केस में कैल्शियम, और फिर वो बैक्टीरियम के सेल में घुस जाएगा थ्रू सेल पोर्स। तो फिर अभी हमें ये ध्यान रखना है कि डीएनए कहाँ से एंटर होगा। वो सेल के पोर्स से एंटर होगा सेल वॉल के अंदर, बैक्टीरियम के सेल वॉल के अंदर। पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जहाँ से क्या कहते हैं ये आसानी से घुस जाएगा डीएनए बैक्टीरियम के सेल वॉल में। Recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cell with recombinant DNA on ice। हम क्या कहते हैं एक साथ recombinant DNA और क्या कहते हैं हमारा बैक्टीरियल सेल को एक साथ रख देंगे आइस के ऊपर, वो भी फेवरेबल कंडीशंस में, ताकि क्या कहते हैं डीएनए अंदर घुस सके। फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 सेल्सियस हीट शॉक। तो हम पहले इसे गर्म जगह में रखेंगे। कौन से टेम्परेचर में होना चाहिए, वो गर्म जगह 42 सेल्सियस, और हम इसे हीट शॉक के नाम से भी कहते हैं। एंड देन पुटिंग देम बैक इन आइस, और फिर हम हीट शॉक देने के बाद उसे दोबारा बर्फ़ के ऊपर रख देंगे। This enables the bacteria to take up the recombinant DNA। तो हमने पहले हीट शॉक दिया, फिर हमने उसे आइस में रखा, तो इसके कारण क्या हुआ, ये अब बैक्टीरिया ले पाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो फिर इस हीट शॉक और आइस में दोबारा डालने से ये बैक्टीरिया के लिए इजी हो जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेने के लिए। दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल्स। यही बस एक अकेला तरीका नहीं है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डालने का। अब ये एलियन डीएनए इसलिए बोला है क्योंकि फॉरेन डीएनए, ये बैक्टीरिया को तो है नहीं, मतलब होस्ट सेल का है नहीं है डीएनए, तो इसलिए हम इसे एलियन डीएनए बोलते हैं इनटू होस्ट सेल। और हमारे केस में होस्ट सेल है बैक्टीरिया। इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell। तो फिर हम recombinant DNA को डायरेक्टली सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर सकते हैं इन एनिमल सेल्स। तो फिर एनिमल सेल्स में हम ऐसे डाल सकते हैं recombinant DNA को बाय इंजेक्टिंग, क्या कहते हैं हम अपना recombinant DNA को इंजेक्ट करके, और इंजेक्ट करना है न्यूक्लियस में। इन अनदर मेथड, अब हम दूसरा मेथड देखेंगे, सूटेबल फॉर प्लांट्स। सेल्स आर बोम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए इन अ मेथड नोन एज बायोलिस्टिक्स और जीन गन। तो फिर इस सेकंड मेथड में क्या हो रहा है, ये प्लांट्स के लिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्लांट्स के लिए सूटेबल होता है। तो फिर हम प्लांट्स के सेल में एकदम गन शॉट जैसे डाल देते हैं डीएनए को। अब ये कैसे हो सकता है,
हम क्या कहते हैं गोल्ड या फिर टंगस्टन, एकदम छोटे छोटे गोल्ड के या फिर टंगस्टन के क्या कहते हैं मेटल में डीएनए को कोट कर देते हैं। और एक मशीन होती है बायोटेक्नोलॉजी में जो एकदम हाई वेलोसिटी से उसे शूट करके डाल देती है सेल में एकदम जल्दी से। जैसे गन में शॉट होता है वैसे ही इसमें भी गोल्ड क्या कहते हैं या फिर टंगस्टन इतनी तेज़ वेलोसिटी से जाता है, इतनी तेज़ स्पीड से जाता है कि वो सेल के अंदर आराम से घुस जाता है। तो फिर इसे इसलिए जीन गन कहते हैं क्योंकि ये गन मैकेनिज़्म जैसे काम करता है। और इसका बायोलॉजिकल नेम है बायोलिस्टिक्स। तो फिर इसे कहेंगे टेक्निकल नेम, बायोलॉजिकल नेम नहीं, टेक्निकल नेम इस प्रोसेस का बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन। एंड द लास्ट मेथड यूजेस डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन माने जो क्या कहते हैं बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया या फिर पार्टिकल्स है, अब वो क्या कहते हैं नहीं फैला सकते, अब ना कहते बीमारी, तो फिर उसे डिसआर्म्ड पैथोजन कहा गया है एज वेक्टर्स। तो फिर हम डिसआर्म्ड पैथोजन को वेक्टर्स जैसे यूज़ करेंगे। वेक्टर्स ऐसी चीज़ होती है, मतलब ऐसी ट्रांसमीटर काम करते हैं एज ए ट्रांसमीटर। वो हेल्प करते हैं फॉरेन जीन को होस्ट सेल में लाने के लिए, विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफ़र द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द सेल। तो फिर अब ये जो पैथोजन है इसका तो काम था इन्फेक्ट करना, तो फिर अब हमने इस पैथोजन में अपने डिज़ायर्ड डीएनए डाल दिया। तो फिर अब ये पैथोजन जाएगा सेल को अगर इन्फेक्ट करेगा, तो फिर इस प्रोसेस में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी डाल देगा होस्ट सेल में। Now that we have learned about the tools for constructing recombinant DNA, let us discuss the following facilitating recombinant DNA technology. Processes of recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence, such as isolation of DNA, fragmentation of DNA by restriction endonucleases, isolation of a desired DNA fragment, ligation of DNA fragment into a vector, transferring the recombinant DNA into the host, culturing the host cell in a medium at large scale, and extraction of the desired product. तो फिर हमने प्रोसेसेस क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, वो है स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में करते हैं हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, माने हम डीएनए को फाइंड करते हैं, उसे अलग कर देते हैं बाकी दूसरे डीएनए से। फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए, हम डीएनए को काटते हैं बाय मॉलिक्यूलर सीजर्स जिसका नाम है एंडोन्यूक्लिएजेस। आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, तो फिर हमने आइसोलेशन किया था डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट का, हमने पहले एंडोन्यूक्लियस से कट कर दिया और फिर हम इस अपना डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट उस क्या कहते हैं कटेड वाले डीएनए फ्रैगमेंट से निकालेंगे। हमने देखा था कि वो कैसे होता है जेल इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से हम डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट कर पाते हैं। लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू अ वेक्टर, हम लाइगेशन माने जोड़ना, तो फिर जो हमने अब फाइंड कर लिया अपना डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, हम इसे वेक्टर के साथ जोड़ देंगे और वेक्टर हेल्प करेगा इस डीएनए फ्रैगमेंट को होस्ट सेल में जाने में। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, अभी हमने अबव स्टेप्स में देखा था कि हम कैसे ट्रांसफ़र करते रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में। कल्चरिंग दी होस्ट सेल इन अ लार्ज मीडियम, अब हम क्या कहते हैं होस्ट सेल में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपीज़ को मेंटेन करके रखेंगे और हम इस होस्ट सेल की क्या कहते हैं जो अपकमिंग जनरेशन है उसमें भी ध्यान रखें कि यही हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो, और फिर हम इसे लार्ज स्केल में बनाएंगे और फिर हम ऐसे अपना इस होस्ट सेल से अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लेट अस
एग्जामिन ईच ऑफ दी स्टेप इन सम डिटेल्स। तो फिर अब हम ये स्टेप्स जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे। आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए को अलग करना। रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। हमें पता है कि कहते हैं जो न्यूक्लिक एसिड है ये जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड का बना है, आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड का बना है। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिस इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। In order to cut the DNA with restriction enzyme, it need to be in pure form, free from other macromolecules. अब जब हम डीएनए को सेल से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमें उसके साथ सिर्फ डीएनए नहीं, हमें क्या कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स भी डीएनए के साथ फ्लो आउट होगी जब हम सेल को कट करेंगे डीएनए फाइंड करने के लिए। सिंस द डीएनए इज़ इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स, हमें पता है बहुत सारी मेम्ब्रेन्स से क्या कहते हैं डीएनए इंक्लोज होता है, माने ढका होता है। वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए अलॉन्ग विथ अदर मैक्रो molecules such as RNA, protein, polysaccharide and also lipids। तो फिर अब डीएनए इतनी सारे क्या कहते हैं लेयर से ढका हुआ है तो हमें ये वॉल को ब्रेक करना होगा, जिसके साथ मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। और वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है, वो है आरएनए, जिसे हम सिंगल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड और लिपिड्स माने फैट्स। पॉलीसेक्राइड एक तरह का क्या कहते हैं शुगर होता है पर वो स्वीट नहीं होता। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट और एनिमल टिश्यू विथ एंजाइम्स सच एज। तो फिर हम क्या कहते हैं ये कैसे कर सकते हैं कि हम वो मेम्ब्रेन को तोड़ दें ताकि हम डीएनए और उसके साथ जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसे भी निकालें। हम इसके लिए कैसे करें, तो फिर यहाँ पर बताए हैं कुछ ऐसे एंजाइम्स जो हमारी हेल्प करेंगे बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल के कहते हैं मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में और एनिमल टिश्यू को ब्रेक करने में। तो फिर आइसोजाइम, तो फिर ये बैक्टीरिया सेल को के मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में यूज़ होता है आइसोजाइम। सेल्यूलेस हेल्प करता है प्लांट के सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में। चिटिनेस ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो फंगस के सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में हेल्प करता है। यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए intertwined with proteins such as histones। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि क्या कहते हैं हम डीएनए हम ऐसे रोल होता है हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो हिस्टोन में ऐसे रैप्ड होता है और फिर ऐसे रैप्ड होता है तो फिर उसे बीट एंड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और ऐसे ही करके फिर क्रोमोसोम बनता है जब डीएनए ऐसे रैप्ड अप होता है, वरना तो डीएनए कितना लॉन्ग होता है तो फिर उसे छोटा करने के लिए ऐसे हिस्टोन में रैप किया जाता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। दी आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ राइबोस न्यूक्लिक। तो फिर राइबोन्यूक्लिक ये क्या करता है, ये आरएनए को रिमूव करता है, माने डाइजेस्ट करता है, हटा देता है आरएनए को। वेराज प्रोटीन्स कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोटीएज। तो फिर प्रोटीएज हेल्प करता है प्रोटीन्स को रिमूव करने में, माने हटाने में, उसे डाइजेस्ट करने में। अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। और जो बाकी सब जो बच गए पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड्स, उसे हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और प्योरीफाई डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। तो हम क्या कहते हैं जो बाकी के बचे मॉलिक्यूल्स हैं हम उसे ट्रीटमेंट करेंगे और हम उसे प्योरीफाई करेंगे और हम डीएनए को भी प्योरीफाई करेंगे और डीएनए का प्रेसिपिटेट ऊपर आ जाएगा जब हम चिल्ड इथेनॉल उसमें डाल देंगे। तो फिर ये
चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद इस डीएनए का प्रेसिपिटेट आ गया, जैसे कि हम देख सकते हैं ये वाइट डीएनए है। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन दी सस्पेंशन डीएनए दैट सेपरेट्स आउट कैन बी रिमूव बाय स्पूलिंग। तो फिर ये जो हम देख रहे हैं ये टूल, इसका नाम है स्पूलिंग, और ये हेल्प करता है डीएनए को सेपरेट करने में, उस चिल्ड इथेनॉल और जो भी सेल मेम्ब्रेन है उससे निकालने में। Cutting of DNA at specific location. Restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme. तो फिर हम प्योरीफाइड डीएनए को रख देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ और at the optimal condition for the specific enzyme. तो फिर हम लर्न करें कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अपना डाइजेशन कैसे करती है। तो फिर हम पहले इंक्यूबेट कर देते, माने एक साथ रख देते डीएनए मॉलिक्यूल को विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और हमें पता है बहुत सारे टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं और हमें उन सब अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ऑप्टिमल कंडीशन माने फेवरेबल कंडीशन रखने हैं फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। तो फिर मान लो अगर किसी एंजाइम को क्या कहते हैं कोल्ड में कहते हैं अच्छे से काम करता है कोल्ड मीडियम में, तो फिर हमें उस स्पेसिफिक एंजाइम के लिए कोल्ड मीडियम ही चाहिए होगा ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। तो फिर हम कैसे मेक श्योर कर सकते कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम अच्छे से करे, उसका काम हमने दे दिया एग्रोस जेल को, जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करता है। तो फिर वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वो सेपरेट कर देता है डीएनए फ्रैगमेंट्स को, और जितना छोटा डीएनए फ्रैगमेंट होता है वो उतना पास आता है कि एनोड के। DNA is a negatively charged molecule, hence it moves towards the positive electrode. तो हमें पता है कि DNA नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन कम है, उसमें एक ऑक्सीजन कम है। तो फिर वो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड में जाए क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। उस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। ये जो हमने अभी हमने जो डिस्कस किए इस छोटे से पैराग्राफ में, ये वेक्टर डीएनए के लिए भी ऐसे ही किया जाता है। हम वेक्टर डीएनए के लिए भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करते हैं, प्योरीफाई डीएनए यूज़ करते हैं वेक्टर के लिए भी, और हम इसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को वेक्टर डीएनए के लिए भी फेवरेबल कंडीशंस देते हैं ताकि वो अपना काम कर सके और ताकि हम चेक कर पाए कि क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ना सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो हम उसके लिए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो फिर ये सब जो भी हमने लर्न किया ये वेक्टर डीएनए के लिए भी यही सेम स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं ताकि हमें जो वेक्टर डीएनए फ्रैगमेंट मिले वो हमें हमारा फेवरेबल और प्योरीफाइड डीएनए मिले। द जॉइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस। तो फिर हम जब डीएनए को लाइगेट करते हैं माने जॉइन करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रोसेसेस है। आफ्टर हैविंग अ कट द डीएनए सोर्स एज वेल एज द वेक्टर सोर्स। अब हमें कौन सा डीएनए चाहिए वो तो उससे कहते हैं डीएनए सोर्स, माने हम जहाँ से ले रहे हैं अपना फेवरेबल डीएनए, तो हम पहले डीएनए सोर्स को कट कर दिए जो हमें चाहिए डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद अ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमने स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों के लिए यूज़ किए, वेक्टर डीएनए के लिए भी और सोर्स डीएनए के लिए भी। स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम माने सेम दोनों के लिए। They cut out the gene of interest from the source DNA and they cut
vector with space are mixed and ligase is added। तो फिर जो सोर्स डीएनए है और जो हमारा कटा हुआ सोर्स डीएनए है माने जीन ऑफ इंटरेस्ट, और हमारा जो कटा हुआ वेक्टर जीन है हम उसे क्या मिक्स करते हैं और लाइगेज ऐड करते हैं ताकि वो एक साथ जुड़ जाए। दिस रिज़ल्ट इन प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये हमने जो भी प्रोसीजर किए इसके कारण हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो मिलता है हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए।